नमस्कार, ग्रैंड न्यूज़ के खास कार्यक्रम रूबरू में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आपको मालूम है कि हम इस कार्यक्रम के माध्यम से एक ऐसी हस्ती को आपके सामने लाते हैं जो अपने किसी न किसी कार्य से काफ़ी फेमस है, लोकप्रिय है और अपनी बेबाक बोली से वो ज़्यादा फेमस है। तो इस बार एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी और समाज सेवी KS चौहान जी। आइए हम उनसे मुलाकात करते हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, चौहान जी अपनी बेबाक बोली को लेकर के काफ़ी इन दिनों काफ़ी फेमस हैं और आज भी हम उनसे कुछ राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से वो हमारे सवालों के जवाब देते हैं। सर, आप एक समाज सेवी हैं। मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगी कि ये दो अलग अलग पार्ट हैं। बीजेपी मीडिया प्रभारी भी हैं आप, समाज सेवा की दिशा में भी आप काफ़ी कार्य करते हैं। दोनों चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, सामाजिक कार्य का हिस्सा है राजनीति जी। हम लोग अलग अलग समझते हैं उसे जी। लेकिन हम मीडिया प्रभारी बन के भी जो पार्टी का काम कर रहे हैं, पार्टी का काम क्या है? पार्टी का काम भी तो एक समाज की सेवा ही करना है। जी। और मेन बात जो होती है, जो आज तक हमारे जितने भी तीर्थंकर हैं और जितने भी गुरु हुए हैं, गुरु गोविंद सिंह जी, हमारे कबीर जी और बाकी जितने भी लोग हुए, महापुरुष हुए हैं, उन्होंने सिर्फ एक ही काम किया है और वो काम किया है जागरूक करने का काम। जी। जैसे ही, और हमारा पूरा दायित्व भी यही होना चाहिए कि हम लोगों को जागरूक कर सकें, कि बुराइयों पे जागरूक कर सकें, अच्छाइयों पे जागरूक कर सकें। हमारी, या मान लीजिए कोई एक योजनाएं ही हैं, भले वो राज्य सरकार की हो, भले वो केंद्र सरकार की हो, हम वो उनके तक पहुंचा सकें, अंत्योदय तक पहुंचा सकें, जिनको उनकी जरूरत है उनको जागरूक करना, उनकी भलाई के लिए जागरूक करना, वो प्रोटेक्ट रहे उनके लिए जागरूक करना ही हमारा मेन उद्देश्य होता है। और ये सभी को करना चाहिए, जो भी उनको मालूम है वो बिल्कुल उनको करना चाहिए। तो राजनीति और सामाजिक कार्य जो होता है जी। वो दोनों एक ही हैं और सामाजिक कार्य का हिस्सा है राजनीति। जी। सामाजिक कार्य एक बहुत बड़ा फील्ड है, उसका हिस्सा है राजनीति, जिसके अंडर में रह के हम सामाजिक सेवा कर रहे हैं। जी। ये तो हो गई समाज सेवा और राजनीति को कंपैरिजन करके अपन ने देखा कि किस तरह से चौहान जी ने जवाब दिया। अब हम अपने असली मेन मुद्दे पे आते हैं। सर, अभी इन दिनों राजस्थान में जो चिंतन बैठक हुई थी परिवारवाद को लेकर के, उसका क्या असर छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा? देखिए, राजस्थान में 9 बिंदुओं पे मेन इनकी जो चिंतन बैठक थी वो हुई है। एक मरी हुई पार्टी को उठाने की कोशिश, एक जो जिसका ध्वस्त हो रहा है सभी चीजें, उसको उठाने की कोशिश हर आदमी करता है और करनी भी चाहिए, हर पार्टी को करनी चाहिए। और देश की जो खूबसूरती है, हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है विपक्ष। जी। विपक्ष भी मजबूत होता है, अगर होता है तो लोकतंत्र और भी मजबूत होता है। विपक्ष, लेकिन विपक्ष ऐसा होना चाहिए कि वो सत्य पे आधारित हो और सत्य पे और जनता की बात कर सके। जी। ये नहीं कि सिर्फ अपनी सत्ता आने के लिए बात कर सके। यहाँ पर जो हो रहा है वो अपनी सत्ता पे आने के लिए बात हो रहा है। एक छोटी सी कहानी थी। एक माँ बाप एक पुरुष के पास, एक अच्छे महापुरुष के पास लेके जाते हैं उसको और बोलते हैं कि मेरा बेटा ना शक्कर बहुत खाता है, उसको ना छुड़वाइए। तो महापुरुष बोलते हैं कि ठीक है, आप उनको कल लेके आइए। वो कल लेके जाते हैं, फिर वो बोलते हैं कि अगले दिन लेके आइए। फिर वो अगले दिन लड़के को लेके जाते हैं, फिर वो बोलते हैं कि नहीं अगले दिन आइए, तो फिर वो अगले दिन लेके जाते हैं। तो महापुरुष बोलते हैं कि बेटा, शक्कर खाना ठीक नहीं है, सेहत के लिए ठीक नहीं है, आप इसको छोड़ दो। और अगले दिन से वो बच्चा शक्कर खाना छोड़ भी देता है। माँ बाप आते हैं, उनको बोलते हैं कि अगर आपने यही बोलना था और यही बोलने से शक्कर छोड़ देता है वो, तो आप पहले ही दिन बोल देते। तो महापुरुष बोलते हैं कि उस दिन मैं भी शक्कर खाता था, तो मैं कैसे बोल सकता था। हम बोले वो जो हम नहीं करते हैं। इसी पे पूरा रिलेटेड करता है आपके जो चिंतन शिविर हुआ है।
आपने मुख्य जो बिंदु था आपका कि आपने बोला कि 5 साल कार्य करने के बाद ही कोई किसी को टिकट मिलेगी और एक परिवार में सिर्फ एक ही को टिकट मिलेगी, और उस जो ये जो 5 साल का जो बॉन्डिंग दिया गया है और परिवार का जो बॉन्डिंग दिया गया है वो गांधी परिवार के ऊपर लागू नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि महापुरुष शक्कर खा रहे हैं और बच्चे को बोल रहे हैं कि शक्कर खाना छोड़ दे जी, तो बच्चा मान जाएगा? नहीं मानेगा, बिल्कुल नहीं मानेगा। जब आप वो चीज नहीं करते हैं तो यथा राजा तथा प्रजा, जब आप ही वैसा नहीं कर रहे हैं तो परिवारवाद वहां से कहां से गायब हो जाएगा? परिवारवाद ये होता है, जैसे मान लीजिए कि एक राजा है, उसका बेटा फिर राजा बनता है, उसका बेटा फिर राजा बनता है। अगर ये परिवारवाद होता है, जो शीर्ष नेतृत्व होता है, वहां से जो संगठन का जो शीर्ष है वहां से अगर वो परिवारवाद आ रहा है, राजतंत्र आ रहा है, वो लोकतंत्र नहीं होता है जी। ये ऐसा नहीं होता है कि आप अलग अलग शीर्ष नेतृत्व आपका अलग अलग परिवारों से है और नीचे अगर मान लीजिए कोई पार्षद है या मतलब शहर का कोई पदाधिकारी है, उसका बेटा अगर कोई पदाधिकारी बन जाता है तो ऊपर के जब आप ठीक हैं तभी तो आप कंट्रोल कर पाएंगे जी। ऐसा थोड़ी ना कर पाएंगे कि आप ऊपर ठीक ही नहीं है तो नीचे कैसे कंट्रोल करेंगे आप? बिल्कुल नहीं कर सकते। जब अमित शाह जी पूरे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने जी, उसके पहले ये किसी को पता नहीं था कि अमित शाह जी बनने वाले, और अमित शाह जी बने तो उसके बाद कोई भी नहीं बता सकता था कि नड्डा जी बनने वाले जी। और आज नड्डा जी बने हैं तो इसके बाद कोई भी नहीं बता सकता कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का कौन होगा। कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। लेकिन कांग्रेस के बारे में बिल्कुल बता सकते हैं कि सोनिया गांधी जी के बाद कौन होगा जी, या मुलायम सिंह जी के बाद कौन होगा, या उनके बेटे के बाद कौन होगा, ये सब बता सकते हैं। तो ये परिवारवाद है, और ये जो इनकी जो लड़ाई है आज सत्ता में आने की नहीं है, आज विपक्ष में रहने की लड़ाई। ये अपना विपक्ष का जो पद है वो भी खोते जा रहे हैं। इस वजह से ये पूरा संघर्ष कर रहे हैं कि हम कम से कम विपक्ष में तो रहें, बने रहें, किसी में तो बने रहें जी जी। सर, इन दिनों आपका एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें आपने अरुण वोरा जी को लेकर के टिप्पणी की है, विधायक महोदय को लेकर के टिप्पणी की है, उसमें क्या कहना चाहेंगे? मैंने परिवारवाद के बारे में बोला था जी। मैं सिर्फ अरुण वोरा जी के बारे में नहीं बोल रहा था, मैं एक कांग्रेस पार्टी के जो परिवारवाद चल रहा था जी, उसके बारे में बोल रहा था जी। और आप खुद देखिए कि मतलब ये आप उस वीडियो में जो प्रवक्ता बोल रहे थे कि नाम गिनवा रहे थे ऐसा ऐसा ऐसा, लेकिन मैंने उनको बोला कि मैंने भी एक उदाहरण के तौर पे वोरा जी का नाम लिया कि और भारत में ये एक पहला घर है जो 1972 से लेकर अभी तक जी, एक ही शहर में एक ही घर में टिकट मिल रही है, एक ही शहर में एक ही घर में टिकट मिल रही है। और ये उसमें पहली बार हुआ है कि 3 बार हारने के बाद लगातार चुनाव हारता है, चुनाव हारते हैं, सब लोग हारते हैं, फिर लड़ते हैं, फिर जीतते हैं, फिर हारते हैं, लेकिन लगातार 3 बार हारने के बाद चौथी बार भी आप टिकट दे रहे हैं, तो ये परिवारवाद है जी, ये परिवारवाद है। आप क्या आपके पास और कोई प्रतिभावान आदमी नहीं है जो टिकट पाने के लायक हो? ये एक्चुअली हमारे को कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं। हम भारतीय जनता पार्टी के पहले हम शहर के एक नागरिक हैं। हम पहले ये क्वेश्चन जो है ये शहर के एक नागरिक का क्वेश्चन कि क्या विधायक के लिए आपको ये इतने 60,000 घर हैं हमारे दुर्ग शहर, 60,000 घर में सिर्फ एक ही घर आपको टिकट देने के लिए मिल रहा है पिछले 50 साल से लगातार, जबकि वो 3 बार हार चुके हैं, चौथी बार वो फिर से टिकट मिली। हमको कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक अच्छा विधायक मिले, एक अच्छा जनप्रतिनिधि मिले, ये हमारा बिल्कुल
ये इस पे हम क्वेश्चन, हम बिल्कुल, हमारा दायित्व है उठाना, हमारा अधिकार भी है उठाना इसमें। लगातार जिस तरीके से परिवारवाद की बात हो रही है उस पर सही बात है, वास्तव में जैसा आपने कहा वो बिल्कुल ठीक कहा है। अभी वर्तमान में जो पानी की समस्या सर चल रही है, आए दिन आप भी खुद देख रहे होंगे कि पानी की समस्या को लेकर के आए दिन घेराव हो रहे हैं नगर निगम के और लोग परेशान हो रहे हैं, तो उसमें नगर निगम उसे हैंडल नहीं कर पा रही है या फिर ये जनता को जानबूझकर त्रस्त करने का इरादा है? जानबूझकर इसलिए क्योंकि 1.5 साल बचा हुआ है जी अभी चुनाव में, ठीक जी। और हर आदमी जानता है कि नगर निगम जो है वो किसके इशारों पे चल रहा है। वो बोलते हैं उठ तो उठते हैं, वो बोलते हैं बैठ तो बैठते हैं, वो बोलते हैं कि ऐसा मुंह करके बैठना है तो ऐसा मुंह करके बैठते हैं, वो बोलते हैं ऐसा मुंह करके बैठना है तो ऐसा मुंह करके बैठते हैं जी। वो बोलते हैं कि नल का आधा खोलना है इस घर का तो आधा खुलता है, कहीं फोर्सफुली खोलना है तो वहां खुलता है। मतलब तुष्टीकरण की राजनीति है। राजनीति के लिए आप जल जैसी चीजों को वितरण कर रहे हैं जो कि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है जी, ये हमारे को प्रकृति से मिला है। बिल्कुल। वो आप कौन होते हैं उसको रोकने वाले? अगर आपको ये दे रहे हैं, आप पूरी व्यवस्था कर रहे हैं तो सभी वार्डों में एक जैसा होना चाहिए। बिल्कुल। आज किसी भी वार्ड में जिसमें कांग्रेस पार्टी का पार्षद है, अगर वो जीता हुआ है और वो एक फोन करता है कि नल इस जगह नल नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है, तो तुरंत उसका एक्शन किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी या निर्दलीय कोई पार्षद फोन करता है तो उसको चप्पल खींचना पड़ता है। ये कहाँ की इंसानियत है? सिर्फ इसलिए कि आपका पार्षद वहां पर चुन के नहीं आया है, आप उनको तंग करना चाहते हैं कि आने वाले 1.5 सालों के बाद आप वहां पर कांग्रेस को वोट दें और उसके बाद आपको पानी ठीक से मिलेगा। ये कहाँ की इंसानियत है? आप पहले जब आप चुनाव जीत जाते हैं, सबसे पहले तो हम यही भूल जाते हैं कि हम चुनाव जीतने के पहले क्या थे और चुनाव जीतने के बाद क्या हो जाते हैं। चुनाव जीतने के बाद आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आप राजनेता नहीं है, आप जनप्रतिनिधि हैं और आपको किसी ने वोट दिया है नहीं दिया है, या वो वोट देने ही नहीं गया है, या वो नोटा में दे के आया है, उसके सबके प्रति आपकी जवाबदारी है। बिल्कुल। और सबको जल देना आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ अपने वोटों के लिए, अपनी जो 1.5 साल के बाद आपको चुनाव लड़ना है उसके लिए आप कहीं पानी सप्लाई करवा देते हैं, कहीं नहीं करवाते हैं, सिर्फ और सिर्फ राजनीति। बिल्कुल ऐसा अभी जो प्रदर्शन हुआ था उसमें भी सर सुनने को मिला ऐसा कि जिस वार्ड में बीजेपी पार्षद है वहाँ पर जो है पानी की समस्या काफी बनी है। जी अरे इन्होंने तो बीना जी, इन्होंने तो जो राशन जो वितरण कर रहे थे ना जी कोरोना काल में, उसमें तक उन्होंने पार्शियलिटी की। जहां पर कांग्रेस के पार्षद थे वहां पर ज्यादा राशन जा रहा था, और जहां पर निर्दलीय पार्षद थे और जहां पर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद थे, दूसरे दल के पार्षद थे, वहां पर राशन जा ही नहीं रहा। पार्षदों ने अपने दम पे जो जुगाड़ हो पा रहा था वो किया, और यहाँ पर उन्होंने वहां वाली लूटी। आपने 1 रुपया भी अपने घर से ला के लगाया क्या? या आपका जो राशन जो उस समय वितरण हो रहा था, या आज आपका जो पानी यहाँ पर वितरण हो रहा है, पानी अगर सब जगह जा रहा है, उसमें आपके घर का 1 रुपया लग रहा है या आपकी पार्टी का 1 रुपया लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है, बिल्कुल नहीं। और इस पानी में हर दुर्ग शहरवासी का हक है, जो कि व्यवस्था देना नगर निगम के दायित्व है। लेकिन नगर निगम चूंकि एक हाथ से की डोर की कठपुतली बना हुआ है, उसके हिसाब से ही इन्होंने करना है, और सिर्फ राजनीति करने के लिए ये कहीं पानी दे रहे हैं और कहीं पानी नहीं दे रहे हैं। और इनमें दम है तो जहां पर पानी नहीं आ रहा है उसको ये मत देखें कि उसका किसका क्षेत्र है, इसमें हमारे को वोट मिला है कि नहीं मिला है। जहां पर आपको कांग्रेस में वोट कम मिलता है वहां पर आप पानी कम देंगे क्या? वहां से आप टैक्स नहीं लेते?
टैक्स लेते हैं ना, बिल्कुल। तो फिर वहां पर आप पानी क्यों नहीं देंगे? वहां की आप सड़कें क्यों नहीं ठीक करवाएंगे? इनके खुद के पार्षद ने, मदन जैन जी ने इनके ऊपर आरोप लगाया है जी, सामान्य सभा में। हाँ, सामान्य सभा में उन्होंने आरोप लगाया है, इनके खुद के पार्षद ने जी। और उनको साइड कर दिया गया है कि आप पार्टी के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। पार्टी के हिसाब से नहीं चल, मदन जैन जी अपने आप में सक्षम है और वो पार्टी के हिसाब से नहीं, वो जनता के हिसाब से चल रहे हैं जी। एक सही आदमी है और वो एक जनप्रतिनिधि का होने का पूरा दायित्व निभा रहे हैं। बिल्कुल। मतलब कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि पक्ष और विपक्ष के चक्कर में जो है वो जनता जो है बीच में पिस रही है, चाहे वो पानी के लिए हो, चाहे वो सड़क के लिए हो, चाहे बिजली के लिए। देखिए, विपक्ष तो हमेशा ही अपना दायित्व निभाएगा, अपनी आवाज उठाएगा। विपक्ष की आवाज क्या होती है? विपक्ष की आवाज होती है एक आम आदमी की आवाज जी। अगर आप सही काम कर रहे हैं तो विपक्ष कोई बात उठा ही नहीं सकता जी, सही बात कोई है। मुद्दा ही नहीं होगा उसके नहीं पास। होगा जी। आप आज किल्लत है पानी की, आज सड़क की प्रॉब्लम है, तभी तो ये सब चीजें उठाई जा रही। यदि आप अपने दायित्वों को अगर अच्छे से निभा रहे हैं तो बोलने का किसी को फिर मतलब ऐसा मौका ही ना मिले। राइट है कि क्या होता है कि एक होता है प्लानिंग जी और एक होता है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन तब होता है जब उसके पीछे इंटेंशन होता है जी, और इंटेंशन आपका सही है जी, तो इम्प्लीमेंटेशन भी सही होगा। बिल्कुल। और उस चीज को वो अंत्योदय तक पहुंचेगा, आखिरी व्यक्ति तक पहुंचेगा जिसका वो हक है जी। हम उसके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे। हम किसी के घर में नल लगा के उस पे पानी ला के उसके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, वो उसका अधिकार है। बिल्कुल ठीक। ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमने लगा के दिया है ना, ये हमारा काम है और हमारे को लगा के देना है जी। और आप लगा के नहीं दे रहे। जहाँ जिस क्षेत्र में आपको वोट कम मिला है वहां पर आप पानी नहीं दे रहे। आप सर्वे कर लीजिए, ऐसी चिन्हित करके उन्होंने निकाल के रखी हुई है जहाँ पर आप पानी ठीक से नहीं दे रहे। सिर्फ वही है जी, और कुछ नहीं। सर, आजकल अफसरशाही को लेकर के अफसरशाही काफ़ी बढ़ गई है और अंडर टेबल जो है जिस तरीके से चल रहा है, ऐसा क्यों है? देखिए, ये अफसरशाही और अंडर टेबल जो होता है वो व्यवस्था का दोष होता है जी। व्यवस्था बनाई जाती है और व्यवस्था, जैसे हमारी एसीबी थी, एंटी करप्शन ब्यूरो, जिससे हम रंगे हाथों पकड़वाते थे, जिसमें अगर कोई पैसा लेता था तो उसके हाथ में पाउडर जी आ जाता था और वो लाल हो जाता था। तो एसीबी जब से भूपेश सरकार आई तब से एसीबी का एक भी केस नहीं दिखाई दिया होगा। वहीं एसीबी मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा एक्टिव है। वहां पर क्या बोलते हैं, एकदम लगाम लगा के रखी हुई है। क्यों? क्योंकि वहां पर की राज्य सरकार जो है वो उनका साथ दे रही है। एसीबी को फुल अथॉरिटी है कि आपको जो ये अफसरशाही और जो अंडर टेबल की जो लेते हैं वो उनको खत्म करना है, रिश्वत खत्म करनी है जी। एक भी केस अगर होता है जी तो उसका असर पूरे राज्य में होता है। अब यहाँ तो असर हो ही नहीं रहा है। यहाँ पर तो क्या हो रहा है कि एसीबी वाला के ऊपर अगर आप जाके वो दे के आएंगे, आवेदन दे के आएंगे, तो प्रार्थी जैसे आवेदन दे के आता है जी, उसको बहुत गुप्त रखा जाता है जी जी। किसके ऊपर कार्रवाई होनी है उसको एक दिन पहले ही पता चल जाता है जी। बिल्कुल। इसीलिए तो पकड़ा नहीं रहे लोग। वो उस दिन आता नहीं है, वो अधिकारी उस दिन आता नहीं है जी। वो इस बात से पता रहता है। इन लोग जाते भी हैं दिखाने के लिए कि हम लोग जा रहे हैं, लेकिन वो वहां जाके फेल हो जाता है। इसी वजह से तो आज तक एसीबी 3.5 साल हो गए, 3.5 साल में एसीबी एक भी रंगे हाथों नहीं पकड़ पाया जी।
धड़ल्ले से ये सब चीजें चल रही हैं और एसी भी शांत बैठा हुआ है। पहले से ही लोग सतर्क हो जा रहे, सतर्क नहीं पता चल जाता है, पता चल जा रहा तो वो सतर्क तो हो वो जा रहे आते ही नहीं है जी। उस दिन अपनी कुर्सी में बैठते ही नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर कल का जो जेल भरो आंदोलन है वो उसके पीछे बीजेपी सिर्फ दिखावा कर रही है या सही में जनता की समस्याओं को लेकर के वो इस कार्य को कर रही है? बीजेपी का हर काम दिखावा नहीं जी, हर काम जनता के लिए होता है जी। और कोई भी दिखावा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये वाला जो कल का जो जेल भरो आंदोलन का जो हमारा कार्यक्रम है जी। वो एक ऐसा कार्यक्रम है कि ये एक आम जनता की परेशानी से जुड़ा हुआ है। आज आप देखेंगे मितानिन बहनें धरना दे रही हैं। आज आप देखेंगे मनरेगा के जो मजदूर कर्मचारी हैं उन लोग बहुत धरना दे रहे हैं। आज आप देखेंगे अनियमित कर्मचारियों ने बहुत ज्यादा धरना कर रहे हैं। आज आप देखेंगे एनआरडीए के किसान जो हैं वो वहाँ पर बैठे हुए हैं, उनका तंबू उखाड़ दिया गया था। कई लोगों को अनियमित कर्मचारियों ने जो धरना दे रहे थे उनको बेरहमी से वहाँ पर पीटा गया और हटाया गया। तो ये सब चीजें अभी भी हो रही हैं और आदिवासी भी हमारे भाई बहन वहाँ पर धरना दे रहे हैं और अपना हसदेव में भी धरना दे रहे हैं। तो ये सब चीजों अभी 1.5 साल बचा हुआ है और इनको ये ऐसा कंट्रोल करने के लिए ये सब चीजें कर रहे हैं ये कि हम धरना को रोक सकें और ऐसा प्रतीत हो कि प्रदेश में पूरी शांति है, प्रदेश में सब लोग सेटिस्फाइड है, लेकिन सेटिस्फेक्शन है नहीं है। इस वजह से ये धरना प्रदर्शन के काले कानून, धरना हम अभिव्यक्ति का हमारे को पूरा अधिकार है। धरना देना हमारा संविधान में ये लिखा है कि आप किसी के खिलाफ धरना ये दे सकते हैं, लेकिन शांति प्रिय ढंग से कि किसी को आहत मत पहुंचे, है ना। आप अपनी मांगों को ऊपर उठा सकते हैं, आप अपना झंडा बुलंद कर सकते हैं, उसी पे आप रोक लगा रहे हैं। तो ये कहीं से भी जस्टिफाई नहीं है, कहीं से भी ठीक नहीं है। उसी के खिलाफ, उसी काले कानून के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कल जेल भरो आंदोलन करेगी और पूरी मुस्तैदी के साथ करेगी, पूरे जोश के साथ करेगी। सभी लोग उसमें शिरकत देंगे। कल का आपका जो कार्यक्रम है वो काफी भारी संख्या में होने वाला है और 8 से 10 हजार लोगों की भीड़ होगी। जी। दुर्ग और भिलाई दोनों के संयुक्त तत्वाधान में ये जेल भरो आंदोलन है और मानस भवन से लेकर हम वहाँ पर कलेक्ट्रेट तक जाएंगे। सर मेरा आखिरी सवाल था आपसे कि जो गौरव पथ के चौड़ीकरण की बात की जा रही है और वहाँ पर काफ़ी सारे अभी पेड़ भी लगे हुए हैं, उन्हें काटने की भी बात की जा रही है, तो ये बात कहाँ तक सही है? गौरव पथ को बनाने के लिए पेड़ों को काटना कहाँ तक उचित है? क्योंकि वो पेड़ जो हैं बीजेपी का कहना है कि वो सरोज पांडे मैडम के ज़माने के लगे हुए पेड़ हैं और काफ़ी सहेज कर उनको लगाया गया है। तो ये किस तरह की राजनीति है? जिस तरीके से विधायक जी कर रहे हैं कि वो पेड़ों को काट करके और सड़क का वहाँ गौरव पथ का चौड़ीकरण कर रहे हैं, तो ये किस तरह की राजनीति, किस रूप में आप इसे देखते हैं? विधायक जी और कोई काम कर नहीं सकते जी, उसी को तोड़ मरोड़ के वो ऐसा शो करना चाहते कि ये मैंने काम कर दिया, जिसमें ना पैसा लगे और सिर्फ दिखावा ज्यादा हो, ये काम करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि राज्य सरकार एक तरफ तो बोलती है कि हम कृष्ण कुंज एक स्कीम लाए हैं ये लोग, जिसमें हम नीम के पेड़ लगाएंगे, पीपल के पेड़ लगाएंगे और 1-1 एकड़ हर जिलों में लगाएंगे। एक तरफ तो ये बात कर रही है और एक तरफ 90 पेड़ एक ही रोड के काट रही है जी। ये कहाँ का मतलब इनका कानून है, कहाँ की ये मतलब कहाँ से सोच लाते हैं और इनको परमिशन भी कैसे मिल जाती है कि वहाँ पर आप पेड़ लगा रहे हैं और यहाँ पर आप बोलते हैं कि पूरे जो इतने इतने बड़े बड़े पेड़ हैं उसको आप काट रहे हैं। ये कहाँ का आपने परमिशन, कैसे परमिशन ले लेते हैं आप लोग? हमें समझ में नहीं आता। और ये क्या व्यवस्था है आप लोग जो आप लोग ऐसा काम कर रहे हैं? तो मुख्यमंत्री जी को इसमें संज्ञान लेना चाहिए कि एक तरफ आप कृष्ण कुंज की योजना ला रहे हैं
जी, और दूसरी तरफ आप पेड़ काटे जा रहे हैं। जी। ये और सरोज पांडे जी ने जो काम किया उस वक्त, जी, वो आज तक लोग उसे मतलब उसका फायदा उठा रहे हैं जी। और आज तक उनको देख के बहुत अच्छा लगता है कि हाँ ये काम किया। गौरव पथ उनकी एक बहुत अच्छी देन थी, जिसमें बहुत ही अच्छे पेड़ लगाए गए थे और उसमें उतना ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं रहता है जिसमें कि आप उसको बहुत ज्यादा चौड़ा करें। वहां पर जरूरत नहीं है। जी, अगर आप जरूरत होती तो आप करते तो ठीक रहता। जहाँ जरूरत है, जहाँ गड्ढे हैं, जहाँ पर और दूसरी चीजों की जरूरत है, वहां तो आप जा नहीं रहे हैं। और उसके बाद आप बोलते हैं कि हम गौरव पथ को चौड़ाकरण करेंगे, पेड़ काटेंगे। ये हमें समझ से परे है। जी, जी। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी मीडिया प्रभारी और समाज सेवी KS चौहान जी, जिन्होंने काफ़ी सारे विषयों को लेकर के हमसे बातचीत की और काफ़ी सही मुद्दों को उठा करके उनके बिल्कुल सही तरीके से उन सभी सवालों का जवाब दिया है। अगले बार हम फिर ऐसे ही किसी मुद्दे को लेकर के चौहान जी के साथ मौजूद होंगे और उनसे बातचीत करेंगे। तब तक के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।